उसका पंप खराब निकला, ये पहले जब हमने स्टार्ट किए थे तो कंप्रेसर हमने तब्दील किया, उसका हमने पंप चेक किया, प्रेशर चेक किया, बैक तो नहीं है, तसल्ली हो गई, बैक भी नहीं है, रीस्टार्ट भी ठीक उठाना भी हम तसल्ली कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज याद रखें, रोटरी कंप्रेसर में अगर बैक हो तो वो नहीं चलेगा, ये चीज याद रखें। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अगर बैक होगी तो वो चलेगा, सिर्फ जिस टाइम बंद होगा आवाज मारेगा, धड़क की आवाज देगा, ये चीज ध्यान में रखें। ये रूल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ इश्यू इतना है जिस टाइम बंद होगा आवाज देगा। ये कंप्लेन आपके पास बहुत है कि ये हमारा फ्रिज चलता है, जब बंद होता है आवाज देता है, तो इसका मतलब है बैक है, कूलिंग बेहतरीन कर रहा होगा, लेकिन बंद होते हैं आवाज देता है, बैक है। ये बैक कल मैं समझा चुका हूँ। रूसी कंप्रेसर में अगर बैक होगी स्टार्ट नहीं। अब हमारे पास कंप्रेसर हमने पंप चेक कर लिया, अब हमारे पास अगला काम होता है जो सेकेंड हैंड कंप्रेसर होता है, क्योंकि अपने महीने 15 दिन में ट्रेंड होना होता है, ज्यादा से ज्यादा महीना सवा महीने के अंदर, तो हर प्रैक्टिकल को 100% क्लियर करें, उसकी रिकॉर्डिंग करें, उसके बाद जाके सुनें। इस तरह बैठे प्रोफेसरों की तरफ सभी समझ जाए, फिर सारा प्रोसेस जाया हो जाएगा, उस टाइम तो समझ आ जाएगी, बाद में भूल जाता है बंदा, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर होता है। अब हमारे पास अगला जब कंप्रेसर, जब सेकेंड हैंड या हम कंप्रेसर को रिपेयर कराते हैं, कोई चीज पंप तब्दील कराते हैं या मोटर तब्दील कराते हैं, क्योंकि रिपेयर नहीं होती, ये रिप्लेस होती है। उनके पास पहले मोटरें पड़ी होती हैं सेकेंड हैंड, वो मोटर खराब होगी, मोटर दूसरी डाल देंगे, पंप खराब हो गया, पंप दूसरा उनके पास तैयार हुए हुए पड़े होते हैं, वो तब्दील कर देंगे। आपसे 2-2.5 हज़ार रुपये वो लेते हैं तब्दील करने का, बल्कि 2,000-1500 आपका पंप तब्दील हो जाएगा। आगे जो हम कस्टमर से ले रहे होते हैं वो 16 से 18 हज़ार रुपये हम लेते हैं। फ्रिज का एक कंप्रेसर अगर गड़बड़ कर जाए तो रेट जो इसका मार्केट रेट चल रहा है 16 से 18 हज़ार रुपये चल रहा है। इस्लामाबाद में इससे ज्यादा जहाँ भी फंस जाए, ठीक है, हमारा खर्चा क्या है, 3,035 टोटल खर्च, जहाँ भी फंस जाए वहीं फंसा ले। ये नहीं है कि हाँ जी 18,000 है, 16,000 देना ही देना है, हमने अपने मार्जिन को देखना है कि काम हमारे पास कोई इतना नहीं है, सारे या भी चलो यार 10,000 दे रहे, ठीक है, मार्केट खराब होती है बस, और कुछ नहीं होता। हमने अपने निजाम चलो 6-7 हज़ार तो बच गया ना, क्योंकि ऐसे टेक्नीशियन को 6-7 हज़ार तो पता ही नहीं लगता 6-7 हज़ार चीज क्या है, क्योंकि हमारे पास 100 वाली गेम ही नहीं है। सारी गेमें 1000 से स्टार्ट होती है, हजारों से, 1,000 से भी स्टार्ट हो जाए, 1,000-1,500 वाली यहाँ कोई चीज ही नहीं है, ना कहीं मजदूरी 1,000-1,500, कम अज कम मजदूरी 3,000, 4,000, 5,000 है। हम थर्मोस्टेट स्विच तब्दील करते हैं, 650 रुपए का थर्मोस्टेट स्विच हमें मिलता है, हम लगा रहे हैं 3500, 5,000 है। अब देखिए कितना मार्जिन है, 3,000 रुपये अगर 3500 कम से कम भी करें तो 3,000 रुपये मार्जिन, 2800 मार्जिन, 1 घंटे आधे घंटे के अंदर आपका थर्मोस्टेट स्विच हो गया। हमारे फील्ड के अंदर मजदूरी बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपको मैंने कहा है अपना काम करें या आप फर्म, बस ये नहीं है नौकरी नहीं करनी, नौकरी में कुछ भी नहीं, नौकरी में सिवाय खवारी है, हाँ टाइम पास करने का, चलो कहीं मिल गई है, लेकिन असल आपने कोशिश करनी है फर्म बाहर निकलने वाली गेम। इस टाइम वीजा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से रुकने वाली गेम नहीं, न्यू सिटी तैयार हो रहे हैं सऊदीया के अंदर, तो फोकस रखें कि आपने पासपोर्ट तैयार हो, अप्लाई करें। अब सेकेंड हैंड कंप्रेसर के अंदर आपने ऑयल डालना लाजमी होता है, ऑयल नहीं डालेंगे कंप्रेसर आपका जाम हो जाएगा। हर मशीन के अंदर ऑयल डाला जाता है, क्योंकि पुर्जे बिल्कुल एक दूसरे से रगड़ खाकर चलते हैं, अगर इस तरह रगड़ खाते रहे तो गिर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से पुर्जों के दरमियान चिकनाहट पैदा करने के लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए हम कंप्रेसर ऑयल चार्ज करते हैं। ऑयल को लिया जाता है गैस के हिसाब से, जो गैस इसमें डाल रही है उसी का ऑयल ही डलेगा। बिलफर्ज एसी है 410 गैस है, इन्वर्टर एसी है 410 का, 22 गैस चार्ज है 22 का ऑयल मिलेगा। और उसके अलावा हमारे पास फ्रिज में इस्तेमाल हो रही है R134 का ऑयल। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, जो गैस चार्ज हो रही है उसी का ऑयल ही लगे इसमें इस्तेमाल होगा। अब ऑयल की हर एक में मिकदारें हैं, ऑयल चार्ज करने के मेथड है। अब हम अगला प्रैक्टिकल करते हैं कि ऑयल चार्ज कैसे करना है, कितनी मिकदार में ऑयल डालना है। फिर हमारे पास गैस चार्जिंग आ रही है, कल 1-2 दिन के अंदर उम्मीद है कि परसों मंडे वाले दिन हमारे पास फ्रिज में गैस चार्जिंग, ट्यूजडे विंडो सिपलेट, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते इंशाल्लाह जल्दी रही कोर्स खत्म। इंस्टॉलेशन पे आपका मर्जी है कि आप कितने दिन लगाते हैं, हम आपको इजी छोड़ते हैं कि आप 1 दिन में करना चाहें, 2 दिन में, ये सारा आप करोगे। आप
कि नहीं ये नहीं ध्यान सर हमें अभी क्लियर नहीं बात करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपके ऊपर है कि क्योंकि मेन प्रैक्टिकल आप स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि जिन मकसद के लिए लोग आप लोग गए होते हैं फ्रिज तैयार करना गैस चार्ज करना विंडो में गैस चार्ज करना सिपरेट में गैस चार्ज करना सिपरेट में गैस स्टोर करना गैस खोलना गैस चार्ज करना सिपरेट इंस्टॉलेशन ये सारे काम आप शुरू हो गए अब यहाँ पर हमारे पास कंप्रेसर अगर आपके पास साइज है उसका 1.8 है साइज अगर क्लियर नहीं हो रहा तो उसके वाट देखो कितने वाट का है जितने वाट का है उसे आप 701 एचपी के अंदर 746 वाट होते हैं तो आप क्या करें उस पर डिवाइड कर दें आपके सामने उसे कैपेसिटी आ जाएगी ये इतने वाट का है अब एक 1.8 का है इसके अंदर हम जो तेल स्टम्प डाल रहे हैं 200 ml मिलीलीटर पेप्सी की बोतल से थोड़ा सा कम 1.6 के अंदर भी तकरीबन 200 ml तेल डाल 1.5 के अंदर जो तेल की मिसाल डाली है 250 है 1.4 के अंदर जो तकरीबन तेल डाल रहा है 300 ml 1/3 के अंदर जो तेल डाला है 300 से 350 ml तेल की मिकदार चाहिए और 1/2 के अंदर 400 से 450 ml तेल की मिकदार चाहिए ये सारा रेसिप्रोकेटिंग है रोटरी नहीं है 1 टन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर जो तेल डलेगा 900 ml और 1.5 टन के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में तेल डलता है 1200 ml और 2 टन के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में तेल डलेगा 1500 ml यानी 1.5 लीटर ये मिकदार नोट कर दें कंप्रेसर के ड्रम के अंदर चार्ज होता है पंप के अंदर तेल नहीं चार्ज होता आपने ये देखना होगा कि इसका ड्रम के अंदर कौन सी लाइनें खुली हुई हैं मैंने तेल को किस लाइन से चार्ज करना है कि इसके ड्रम के अंदर तेल चार्ज हो अब हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर क्या पोजीशन होगी हवा विंडो है या सिपलेट है या फ्रिज का कंप्रेसर है तेल चार्ज करने का मेथड सेम है इसके अंदर कोई फर्क नहीं है कंप्रेसर के साथ हम फ्रिज की बात करें तो 2 लाइनें लगी होती हैं एक इसके बराबर सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन 2 लाइनें ये बराबर होती हैं एक लाइन चार्जिंग लाइन होती है इसका फंक्शन उस टाइम तक है जब तक हम गैस चार्ज नहीं करते जैसे हम चार्ज कर देते हैं लाइन को हम पंच कर देते हैं इस लाइन का फंक्शन खत्म हो जाता है दूसरी लाइन होती है सेक्शन लाइन जो आपके फ्रीजर है उससे इस गैस को खींचती है सेक्शन लाइन कंप्रेसर गैस को सक करता है इसके साथ दूसरी लाइन होती है डिस्चार्ज लाइन जैसे कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन के अंदर फेंकता है ये डिस्चार्ज लाइन अब इसके अंदर जब भी अपने तेल चार्ज करना है तो इसके अंदर चार्जिंग लाइन और सेक्शन लाइन दोनों के अंदर खोलें अपने तेल को दोनों के अंदर चार्ज करें डिस्चार्ज लाइन में तेल चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिर्फ गैस आई उसका प्रेशर आगे निकल गया ये डिस्चार्ज लाइन है अपने तेल को चार्ज करना है सेक्शन लाइन के जरिए या चार्जिंग लाइन के जरिए क्योंकि दोनों लाइनें दोनों के अंदर खुल रही है अब आपने तेल लिया जितनी मिकदार में तेल लेना है कंप्रेसर के साइज के हिसाब से इसके बाद एक चार्जिंग लीड लेनी है जो भी आपने जैसे प्रेशर चेक किया चार्जिंग लीड लेंगे लीड को ऑयल के बोतल में या बीकर में डाल देंगे कंप्रेसर को आपने चला देना है बड़ा इजी प्रैक्टिकल है कंप्रेसर को आपने चला देना है कंप्रेसर तेल को नहीं खींचेगा क्यों नहीं खींचेगा क्योंकि कंप्रेसर सेक्शन लाइन से हवा को खींच रहा है इस वजह से तेल को नहीं खींचेगा आपने क्या करना है इसके मुंह को आपने बंद कर देना हाथ रख देना बंद कर दिया उसके बाद ये क्या करेगा बड़ी तेजी से अब ऑयल को खींचेगा क्योंकि अब सेक्शन इधर आ गई है पहले उधर से हवा ले रहा था अब इधर से हवा को खींचना शुरू हो गया अब ये बड़ी तेजी से तेल को खींचना शुरू जब तेल मुकम्मल चार्ज हो जाए आपकी बोतल खाली हो जाए तो 5-10 सेकंड मजीद कंप्रेसर को चलने देना है क्यों चलने देना है ताकि लीड के अंदर जो तेल है वो कंप्रेसर में शिफ्ट हो जाए अगर आपने फौरन बंद कर दिया लीड आपने खोलेंगे जैसे लीड सारा तेल नीचे गिरेगा
इस वजह से जब कंप्रेसर आपका चल रहा हो, ऑयल चार्ज कर लिया आपने, तो ऑयल मुकम्मल चार्ज होने के बाद बोतल खाली होगी। अब आप क्या करेंगे, चंद सेकंड और वेट करें ताकि लीड के अंदर मौजूद तेल जो है वो कंप्रेसर में शिफ्ट हो। इस तरीके से आपने तेल को चार्ज करना है। ये प्रैक्टिकल आप देखते हैं कि अभी टाइम निकलता है आज करेंगे वरना कल, क्योंकि जैसे अभी प्रैक्टिकल किया था 5-10 मिनट का, ये भी छोटा प्रैक्टिकल है। अगले जो प्रैक्टिकल है वो बड़े प्रैक्टिकल है, जो फ्रिज में आपने तैयार किया उसकी डिटेल लंबी चौड़ी है, तफसील बहुत ज्यादा, बर्दाश्त बहुत ज्यादा है कि काम कैसे करना। 2-2 घंटे का लेक्चर है कम अज कम, कल का जो प्रैक्टिकल। ये था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब रोटरी बिल्कुल इसका अपोजिट आ गया। रोटरी में तेल इस तरीके से चार्ज नहीं होता जिस तरह रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। कंप्रेसर के अंदर आप देखें, रोटरी कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें 2 फ्लिपर वाल्व हैं, ये कल मैंने समझा था, एक सेक्शन फ्लिपर वाल्व, एक डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व। इसमें सेक्शन फ्लिपर वाल्व नहीं है, इसमें गैस डायरेक्ट आती है सिलेंडर के अंदर। इस वजह से इसके रास्ते में कम्युलेटर लगाया गया है। कम्युलेटर क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, क्योंकि अगर लिक्विड कंप्रेसर में चला गया तो रोटर आपका फट जाएगा, रोटर नहीं चलेगा, वजन आ जाएगा उसके ऊपर। तो ये वेपर रेफ्रिजरेंट को, बुखारात को आगे जाने देता है, लिक्विड को अपने अंदर रोक लेता है। इसके अंदर जो डिस्चार्ज लाइन है वो डोम के अंदर खुलती है, नीचे खुल रही है। ये सेक्शन इसके अंदर सिलेंडर के अंदर खुल रही है। तो जब भी आपने तेल चार्ज करना है, अपने डिस्चार्ज लाइन से चार्ज करना है, सेक्शन लाइन से तेल को चार्ज नहीं करना रोटरी कंप्रेसर में। क्यों? क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट सिलेंडर में जा रही है। आपने तेल डालना होता है डोम के अंदर, पहले आपको बताया जा चुका है। अब इसके अंदर मिकदारें नहीं है रोटरी कंप्रेसर में। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ऐसे उल्टा करेंगे, 1 मिनट में कंप्रेसर खाली हो जाएगा, सारा तेल बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आएगा उसमें? क्योंकि उसमें एयर असरअंदाज होती है। ये लाइन हम खोल देते हैं, इधर से एयर असरअंदाज होगी, तेल इधर से फौरन बाहर आ जाएगा। इधर से निकालेंगे तो इधर से एयर असरअंदाज होगी, तेल फौरन इस कंप्रेसर में से बाहर आ जाएगा। इसमें एयर असरअंदाज नहीं होती। इसमें 2 लाइनें हैं, एक सिलेंडर के अंदर खोली है, एक डोम के अंदर खोली है। इस वजह से तेल नहीं बाहर आता रोटरी में। रोटरी में जब भी आपने तेल निकालना है, इसे उल्टा करके रात को चले जाए, सारी रात कम अज कम ये 10-12 घंटे ले लेता है। फिर कतरा कतरा इसमें से टपकता रहता है, जो कुछ निकला है बस वही निकलेगा। किस लाइन से? डिस्चार्ज लाइन से, सेक्शन से नहीं निकलेगा। आप इसे उल्टा करके रख दें, नीचे बर्तन रख दें, अगले दिन आएंगे तो तेल काफी हद तक निकल चुका होगा, पूरा तेल फिर भी बाहर नहीं आता। तो रोटरी कंप्रेसर में हम तेल यकमुश्त नहीं डालते। ये नहीं है जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हाँ जी 1.8 के 200 ml डाल दें, 1 टन के तो 900 ml डाल दें, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। हमें ये डाउट होता है अंदर पता नहीं कितना तेल है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 200 ml तेल डालेंगे, 100 ml इतना तेल डालेंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको तेल डालना किस पोजीशन में है, इसमें कीस लेनी है आपने, बोतल लेंगे, बोतल के अंदर आपने तेल डाला या कोई और बर्तन है, तेल डालेंगे, तेल यहाँ से कीस के जरिए कंप्रेसर में जाएगा। बंद चार्ज होगा ना तेल जी, बंद पर होगा, डिस्चार्ज चालू हालत में नहीं होगा। चालू हालत के अंदर कितना प्रेशर आएगा, क्योंकि इसमें तेल चार्ज होना है डिस्चार्ज लाइन से। डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर बंद होगा तो तेल चार्ज होगा। डिस्चार्ज लाइन यहाँ से गैस खारिज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो आपने तेल लेना है थोड़ी मिकदार में, 200 ml तेल लें, पूरा मिकदार में नहीं, 200 ml डालें तेल। उसके बाद कंप्रेसर को चलाएं, देखिए तेल तो नहीं मारता। अगर ये तेल मारना शुरू हो जाए तो इसका मतलब इसमें तेल पूरा हो गया, इसमें तेल की मिकदार पूरी हो गई है। थोड़ी देर निकालें, जो थोड़ा बहुत नीचे रहे ताकि निकलना बंद कर दे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा तेल डालते हैं। रोटरी कंप्रेसर में जब हम तेल चार्ज कर देते हैं तो पहले हम इसको लाजमी चलाते हैं, फिर फिट करते हैं। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको फिट कर देंगे, नहीं, हो सकता है तेल कम हो सकता है ज्यादा हो। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में तेल फिट करने के बाद हम नहीं चलाते, डाल दिया, हमें पता है मिकदार है ये,
रोटरी कंप्रेसर में कंफर्म नहीं है क्योंकि अंदर कितना तेल है कि नहीं है। हम इसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा 200 ml, फिर चलाएंगे। अगर तेल नहीं मारा बैर, इसका मतलब इसमें भी तेल कम है। फिर तेल हम थोड़ा सा 200 ml 100 ml फिर डालेंगे। जब ये तेल बैर मारना शुरू हो जाए समझेंगे तेल इसमें पूरा हो चुका है। रोटी की ये क्वालिटी है, इसमें जब तेल पूरा हो जाता है तो ये क्या करता है, तेल मारना शुरू कर देता है कि हाँ जी इसमें तेल ओवर हो रहा है, ज्यादा जो तेल डला वो निकाल देगा, उसके बाद तेल नहीं मारेगा। इसके अंदर ये क्वालिटी है। वरना इसके अंदर आमतौर में जो मिकदारें आपके पास होती हैं, अगर 1 टन का रोटी है इसके अंदर तकरीबन 400 ml तेल की मिकदार डलती है। जो 1.5 टन का रोटी है इसके अंदर 600-650 ml तेल की मिकदार डलती है। जो 2 टन का रोटी है इसके अंदर 900 ml तेल की मिकदार डलती है। ये इसके अंदर मिकदारें होती हैं आम रोटी में। लेकिन कभी भी मुझे याद नहीं है कभी भी पूरा तेल डाला हो इसमें। 100 ml 200 ml थोड़ा सा तेल डालते हैं, कंप्रेसर चलाते हैं, तेल मारना शुरू हो जाता है। क्योंकि तेल इसमें से निकलता नहीं है। कौन कोशिश करता रहेगा, कंप्रेसर उल्टा करेगा फिर तेल निकालेगा, कोई भी नहीं करता। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में से मक्खन निकाल लेते हैं, लेकिन इसके लिए तो बड़ा लंबा टाइम चाहिए। इस वजह से कोई भी नहीं निकालता, तेल अंदर ही रहता है। इससे आपने जो तेल डालना है अपने इस लाइन से आपने डालना है, नए कंप्रेसर में नहीं डालना। सेकेंड रोटरी जब भी आप ले आएंगे आप रोटरी में तेल चेंज करने की वजह क्या है? तेल कंप्रेसर रिप्लेस किया ना, तेल चेंज तो आपने कर रहे, तेल चेंज आपने कब किया? अब कंप्रेसर सेकेंड हैंड आप लगा रहे हैं ना, कंप्रेसर पंप खराब है, कार्ड को आप ध्यान में रखें ना, हमारा कंप्रेसर खराब है। आपने कंप्रेसर रिप्लेस किया या पंप रिप्लेस किया या मोटर रिप्लेस की तो साफ ज़ाहिर है हम उसमें से जो तेल पहले निकाले अगर वो साफ है दोबारा हम तेल डालेंगे। अगर वो खराब है तो फिर हम नया तेल डालेंगे उस मिकदार के हिसाब से, क्योंकि तेल डालना लाजमी है, लुब्रिकेशन होनी है। अगर तेल नहीं डालेंगे कंप्रेसर आपका जाम हो जाएगा, घंटे के अंदर अंदर मोटर फाड़े जाते हैं। तो तेल इस हिसाब से हम डालते हैं, तेल डालना जरूरी है इस वजह से, लुब्रिकेशन की वजह। तेल तब्दील नहीं होता इसमें। तेल तब्दील क्यों? एक फ्रिज 10 साल 15 साल से चल रहा है, वही तेल होगा। आपको कभी देखा अपने घर के फ्रिज का हिसाब मुझे बता दे जरा। सवाल क्यों किया करते? ये भी सोचे कि आपका फ्रिज घर का कितने सालों से चल रहा है? 10 15 साल से चल रहा है। तेल नहीं, तेल वही है। तेल